हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया और शानदार होंगे। आज हम नया चैप्टर देखने वाले हैं। उसका नाम है कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग ऑफ डिप्रिसिएशन। सो फर्स्ट हम कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद हम इलस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा, आप समझिए कि जब भी आप कोई चैप्टर सीखते हैं उससे पहले आपको जानना पड़ेगा उस चैप्टर में क्या है। अब हम जानेंगे उस चैप्टर में क्या है, तब हम जब जानेंगे तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। फर्स्ट हम कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद इलिस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं डिप्रिसिएशन का क्या है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी मैंने लिखा है वो प्लीज़ आप आपके नोटबुक में लिखिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। क्योंकि जब भी आप कोई नया चैप्टर स्टार्ट करते, फर्स्ट आपका कंसेप्ट होगा, उसके बाद इलस्ट्रेशन होंगे। उससे आपको क्या क्या फ़ायदा होगा, जब भी आप कोई कंसेप्ट भूलेंगे तब आप जब पढ़ेंगे आपको ज़्यादा समझ आएगा। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ जो भी मैंने लिखा है वो लिखिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दूंगा, उससे आप डाउनलोड करिए। यही मैं पेज डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, उससे भी आप लिख सकते हैं। लेट्स स्टार्टेड। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट इज नोन एज डिप्रिसिएशन। मतलब आप सब जानते हैं कि जो भी आपके गुड्स होते हैं उस पर डिप्रिसिएशन लगता है, मतलब डिक्रीज होता है वैल्यू। असेट की वैल्यू को डिक्रीज करना, यही डिप्रिसिएशन कहते हैं। उसके बाद सम असेट्स आर यूजेस आफ्टर द डिप्रिसिएशन बट दिस यूटिलिटी इज नॉट बेटर देन ओरिजिनल टाइम। एग्जाम्पल मोबाइल। जब भी आप मोबाइल खरीद लेते हैं, 1-2 साल के बाद मोबाइल हैंग होता है। मतलब क्या होता है, वो पहले जैसा यूज नहीं होता, मतलब पहले जैसी यूटिलिटी नहीं देता। यही है, जब भी आप उसको बेचने जाएंगे 2 साल के बाद, उस पर क्या लगेगा, डिप्रिसिएशन, मतलब डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट। आप सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं, मोबाइल। उसके बाद है डिप्रिसिएबल असेट। डिप्रिसिएबल असेट आर दोज असेट विच सेटिस्फाइड ऑल द फॉलोइंग कंडीशन। सबसे पहले लिमिटेड लाइफ मस्ट बी मोर देन 1 ईयर, यूज्ड इन द बिजनेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटेड यूजेस, रेंटल यूज। मतलब डिप्रिसिएशन किस पर लगता है, उसकी लिमिटेड लाइफ होनी चाहिए। मोबाइल की लिमिटेड लाइफ होती है, उसके बाद वो एक्सपायर होता है। उसके बाद लाइफ मस्ट बी मोर देन 1 ईयर, मतलब उसकी लाइफ मोर देन वन ईयर होनी चाहिए। वह अगर अंडर द 1 ईयर है तो उस पर हम डिप्रिसिएशन नहीं लगा सकते। सिर्फ यही कंडीशन है। अगर 3 कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, देन डिप्रिसिएशन कैलकुलेट ऑन दैट गुड्स। उसके बाद है यूज्ड इन द बिजनेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटेड यूज, रेंटल यूज। उसका यूज होना चाहिए प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में और सर्विसेज में, और एडमिनिस्ट्रेटेड यूजेस और रेंटल यूज। यही 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद एक नोट है, डिप्रिसिएशन इज चार्ज्ड एज ऑन डिप्रिसिएबल असेट। मतलब असेट कौन से हैं, मोबाइल है, फर्नीचर है, टेबल, आपका लैपटॉप, जो भी उसकी लिमिटेड लाइफ होनी चाहिए, मोर देन 1 ईयर होनी चाहिए, और यूज्ड इन बिजनेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। उसके बाद है डिप्रिसिएशन वैल्यू इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू मतलब क्या, आप एज्यूम वी यूजिंग अ टेबल आफ्टर द 3 ईयर इट बिकम्स डैमेज एंड नॉट यूजफुल, देन वी सोल्ड टू द वुडमैन। मतलब आपने क्या किया, एक टेबल खरीदा और 2 साल के बाद वो यूज करने के लिए नहीं बचा, मतलब आप उसको यूज नहीं कर सकते, वो डैमेज हो गया। तब आप क्या करेंगे, किसी वुडमैन को आप बेचेंगे और थोड़ा आपको पैसा आएगा, उसे ही कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। जब भी आप डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट में से माइनस आपको स्क्रैप वैल्यू करना पड़ेगा। उसके बाद है डिप्रिसिएशन कैनॉट कैलकुलेट एज ऑन लैंड एक एक्सेप्शन है डिप्रिसिएशन का, क्योंकि लैंड कभी उसकी लिमिटेड लाइफ नहीं होती लैंड की,
और क्या आपको 3 कंडीशंस चाहिए डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट है लिमिटेड लाइफ, उसके बाद लाइफ मस्ट मोर देन 1 ईयर, और यूजेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। पर लैंड कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता और उसकी लिमिटेड लाइफ नहीं होती है। सो हम लैंड पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं कर सकते। सिर्फ आप यही ध्यान रखिए कि लैंड पर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होता, क्योंकि उसकी आप जब भी आप कोई जमीन खरीदी करेंगे, तब अगले 2 साल के बाद जब भी आपने खरीदी की कीमत उससे बढ़कर आप बेचेंगे, क्योंकि लैंड की वैल्यू बढ़ती जाती है। सो इसलिए डिप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होता। उसके बाद है यूजफुल लाइफ, एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ असेट विच असेट विल बी यूज्ड। मतलब क्या होता है यूजफुल लाइफ, मतलब लाइफ असेट की यूजफुल लाइफ होती है और वो एक्सेप्टेड होती है। मतलब क्या होता है, उसको एक्सेप्ट करते हैं कितनी दिन तक वो चलेगा असेट, उसे कहते हैं यूजफुल लाइफ। और यूजफुल लाइफ इज एस्टिमेटेड बाय मैनेजमेंट, मतलब कंपनी, कोई भी कंपनी उसका अंदाज लगाती है कि असेट कितने दिन चलेगा, और उसे कहते हैं यूजफुल लाइफ। आप देख सकते हैं यहाँ हमने फर्स्ट पेज पूरा कर लिया। यूजफुल लाइफ, डिप्रिसिएशन, लैंड पे कैलकुलेट नहीं करते, स्क्रैप वैल्यू और डिप्रिसिएशन वैल्यू। और अब हम अगले पेज पर जाते हैं। आप लिख सकते हैं ये सब। स्टॉप करके आप लिख लीजिए। अब हम अगले पेज पर जाते हैं। अब हमें क्या सीखना है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर कंप्यूटिंग डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते समय कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर हमें ध्यान में रखना है। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट, अभी हमने जाना यूजफुल लाइफ क्या होती है। और कॉस्ट ऑफ द असेट, रेसिडुअल वैल्यू ऑफ द असेट एट द एंड ऑफ द इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। रेसिडुअल वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑब्लिक रेसिडुअल वैल्यू। उसके बाद हम मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन जानते हैं। कितनी मेथड्स है डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की। फर्स्ट है स्ट्रेट लाइन मेथड, उसे कहते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और कॉस्ट मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड को कितने नाम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड के। उसके बाद है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ऑब्लिक रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग मेथड। उसके बाद है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, मशीन हावर मेथड, एन्युटी मेथड, डिप्लेशन मेथड, सिंकिंग फंड मेथड, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, चेंज इन मेथड, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट, प्रोविजन फॉर रिपेयर। सबसे पहले तो आप सिर्फ यही लिखिए, जब भी हम इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे, जो इलस्ट्रेशन जिस मेथड से होगा फर्स्ट हम वो मेथड देखेंगे, उसके बाद हम इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे। सिर्फ आप आपके नोटबुक में ये सब लिखिए, कितनी मेथड है ये सब लिखिए। आप सब लिखिए, पॉज करके वीडियो आप लिखिए। आई होप आपने लिखा है सब। उसके बाद हम जर्नल एंट्री जानते हैं। फॉर परचेस ऑफ असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग असेट परचेस्ड। आप सब एंट्री तो आपने 11 और 12 में भी सीखा है। सबसे पहले असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सेकंड एंट्री है फॉर इंस्टॉलेशन चार्ज, मतलब जो भी इंस्टॉल करने के लिए एक्सपेंसेस इनक्लूड किए होंगे असेट पर, हम वो ऐड करेंगे असेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप इसमें भी हम इंस्टॉलेशन चार्जेस ऐड कर सकते हैं, 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड है एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर में डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा असेट पर, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट बीइंग डिप्रिसिएशन चार्ज। डिप्रिसिएशन हमेशा एंड ऑफ द ईयर पे चार्ज होगा। उसके बाद है सेल ऑफ असेट, अगर लॉस होगा तो
अगर आप सेल किए असेट को और आपको नुकसान हो गया सेल पर, तब एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। अगर प्रॉफिट हुआ सेल पर, तब क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट बीइंग असेट सोल्ड। उसके बाद डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। फर्स्ट आप इलस्ट्रेशन जब सॉल्व करेंगे आप सब समझ जाएंगे, सिर्फ आप लिखिए ये सब। डिप्रिसिएशन भी कैलकुलेट होगा सेल करने पर, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट बीइंग डिप्रिसिएशन चार्ज। आप घबराए मत, क्योंकि आपको लग रहा होगा बहुत हार्ड है, पर बहुत इजी चैप्टर है डिप्रिसिएशन। सिर्फ आप मेरे साथ मेरे सब वीडियो फर्स्ट से देखिए, आपको सारा समझ आएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, मैं आपको वीडियो करके आपको डाउट सॉल्व करूंगा। उसके बाद हम देखते हैं when asset become a lost by fire or accident, so entry will be depreciation account debit to asset account being depreciation charge। उसके बाद है चार्ज depreciation unit till the date of fire or accident। मतलब क्या हुआ, गुड्स फायर और एक्सीडेंट में लॉस्ट हो गए, मतलब खत्म हो गए, तब डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट कब करना है, यूनिट टिल द डेट ऑफ फायर और एक्सीडेंट। मतलब परचेस करने की डेट से कौन सी डेट पर आपका गुड्स लॉस्ट हो गए फायर और एक्सीडेंट में, तब की डेट पर आपको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझिए कि आपने परचेस किया 1 अप्रैल 2021 को असेट, और 1 जून 2021 को लॉस्ट हो गया फायर में, तब आपको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना मंथ का, 1 अप्रैल टू 1 जून, मतलब 2 मंथ्स का आपको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा सेल और लॉस्ट बाय फायर और एक्सीडेंट के होने पर। उसके बाद है व्हेन असेट बिकम टर्मिनेटेड इन फायर, मतलब फायर में असेट खत्म हो गए। और इंश्योरेंस क्लेम गेट, अगर आपको इंश्योरेंस मिलता है, मतलब पैसे मिलते हैं इंश्योरेंस से, तब इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट बीइंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। उसके बाद इट डज नॉट गेट अ इंश्योरेंस क्लेम, अगर इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलता है तो क्या एंट्री होगी, लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। उसके बाद हम लेजर देखते हैं असेट का। लेजर डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले टू बैंक अकाउंट 1 अप्रैल 2020 परचेस करने के समय असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, असेट डेबिट होगा टू बैंक अकाउंट। उसके बाद है एंड ऑफ द ईयर, मतलब क्वेश्चन में दिया होगा कि एंड कब का होगा, 31 दिसंबर या 31 मार्च, आपको उसी से ही आपको एंड लिखना है। 31 मार्च हमने एज्यूम किया है 31 मार्च, तो हम एंड कहाँ लिखेंगे, 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। एंड के डेट में डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा बाय डिप्रिसिएशन अमाउंट होगा, और उसकी बाय बैलेंस कैरी डाउन यहाँ लिखेंगे, और बाय बैलेंस कैरी डाउन अगले साल बाय बैलेंस ब्रोट डाउन होगा 1 अप्रैल 2021। यहाँ क्या था 31 मार्च, यहाँ क्या है 1 अप्रैल 2021, सेकेंड ईयर चालू हो गया। हम यहाँ लिखेंगे अमाउंट, यही यहाँ लिखेंगे। समझिए कि हमने यहाँ क्या किया है, सेल किया है, 1 जुलाई को सेल किया है, तो बाय बैंक अकाउंट यहाँ लिखेंगे। और आपको बाय लॉस ऑन सेल आपको एंट्री से नहीं करना है, आपको बाय लॉस ऑन सेल यहाँ क्या करना है, आपको समझिए कि अगर इंश्योरेंस क्लेम मिलता है और असेट सोल्ड किया हमने, तब हम क्या करेंगे, बाय लॉस ऑन सेल और टू प्रॉफिट ऑन सेल बाय बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे, क्योंकि उससे ही आपको इजी पड़ेगा। आप एंट्री से मत कीजिए, आपको बैलेंसिंग फिगर से कीजिए। मतलब क्या है, फर्स्ट हम क्या करेंगे, बाय बैंक अकाउंट लिखेंगे कितना पैसा आया, और सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा असेट का। उसमें से हम इस वैल्यू से हम डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे और आपकी बुक वैल्यू आएगी। समझिए कि आपकी बुक वैल्यू क्या है, आपने कितने में बेचा उससे ज़्यादा है,
और आपने कम में बेचा तो हमारा क्या है, लॉस है, तो लॉस यहाँ आएगा। अगर आपकी बुक वैल्यू कम है, आपने कितने में बेचा उससे कम है, तो हमारा क्या है, प्रॉफिट आएगा। सो आप यहाँ लॉजिक लगाए कि ये वैल्यू और इस सब बाय बैंक अकाउंट, बाय लॉस और डिप्रिसिएशन इक्वल होना चाहिए। अगर प्रॉफिट आता है तो ये ज़्यादा आएगी वैल्यू, मतलब डिप्रिसिएशन अकाउंट और बैंक अकाउंट ज़्यादा आएगा इस वैल्यू से, तब हम यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट इक्वल करने के लिए। आप सिर्फ यही लॉजिक लगाए कि इक्वल कैसे करें, मतलब लॉस ऑन सेल और प्रॉफिट ऑन सेल, इससे हमें क्या करना है, इक्वल करना है बुक वैल्यू और कितने में बेचा, डिप्रिसिएशन और लॉस और या प्रॉफिट, उससे हमें इक्वल करना है। हम जब इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। सिर्फ आप ध्यान में रखिए, आप कंफ्यूज नहीं, आपको अगर आपको समझ नहीं आया तो आप उसे छोड़िए। जब हम इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे आपको समझ आएगा, ऑटोमेटिक आपको समझ आएगा। आप कंफ्यूज आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप जब भी आप कंफ्यूज होते हैं आपको बहुत टफ लगता है, इसलिए कंफ्यूज मत होइए। अब हम उसके बाद देखते हैं डिप्रिसिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या है। सो डिप्रिसिएशन फॉर्मेट यही है, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज। आपको यहाँ एंड की वैल्यू लिखनी है 31 मार्च 2021 टू मशीनरी अकाउंट, और यहाँ लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो अब हमें यहाँ क्यों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना है, हम यहाँ बाय बैलेंस कैरी डाउन क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि डिप्रिसिएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है एक्सपेंसेस डेबिट इनकम क्रेडिट। सो हमें ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। सो यही है लॉजिक, इसके पीछे क्यों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं, इसके पीछे यही लॉजिक है। और आपको सिर्फ यहाँ कोई लिखना नहीं है बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, सिर्फ आपको जो भी ईयर का होगा आपको सिर्फ ट्रांसफ़र करना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकाउंट को। सो यही है। सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।